और भानु प्रतापपुर से बड़ी खबर, उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां सावित्री मंडावी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो अंतिम मोहर अब इस नाम पर सावित्री मंडावी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सावित्री मंडावी को बनाया। तो यह बड़ी खबर, शुरू से ही सावित्री मंडावी के नाम सामने आया और इसके बाद अब सावित्री मंडावी के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां अब सावित्री मंडावी कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में है। तो भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। अब उनके नाम पर अंतिम मुहर लग गई। भानु प्रताप चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। चलिए सौरभ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, शुरू से ही सावित्री मंडावी के नाम लगभग तय माने जा रहे थे और अंतिम मुहर अब इनके नाम पर लग गई है। बिल्कुल, देखिए, हमने पहले ही बताया था कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम जो है घोषित करेगी और कुछ देर पहले इन्होंने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है, जिसमें सावित्री मंडावी को दिया गया है, जो मनोज मंडावी की पत्नी है। और पहले से ही यही बात कहा जा रहा था कि टिकट उनको ही मिलेगा और जिस तरीके से तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। चले, बहुत शुक्रिया। खबर भानु प्रतापपुर से आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया और फाइनली सावित्री मंडावी के नाम पर मोहर लगी। आपको बता दें कि मनोज मंडावी की पत्नी को ही प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव में ब्रह्मानंद नेताम वर्सेस सावित्री मंडावी अब देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि नामांकन से नतीजे तक IBC 24 पर महा कवरेज तक कल नामांकन दाखिल करेंगी सावित्री मंडावी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि फाइनली सावित्री मंडावी के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है और अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए चुनाव लड़ेंगी सावित्री मंडावी। नाम पे कयास काफी पहले से ही लगाए जा रहे थे और आज डिक्लेयर कर दिया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अब सावित्री मंडावी होंगी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट और इस पर मोहर लग चुकी है। चर्चा पहले से हो रही थी, जिसके बाद अब आखिरी में इन्हीं के नाम पर आला कमान ने भी मोहर लगाई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि भाजपा ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को अपनी तरफ से मैदान में उतारा है। मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। तो आपको बता दें कि कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया था और ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मोहर लगी थी। अब कल दोनों ही पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो आपको बता दें कि फाइनली कांग्रेस ने भी अब अपने प्रत्याशी का नाम जो है वो घोषित कर दिया है और कल सावित्री मंडावी नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये भी बता दें कि काफी पहले से इनके नाम पे कयास लगाए जा रहे थे। कल नाम की घोषणा होनी थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन नहीं हुई और आज आला कमान की तरफ से जो नाम तय हुआ है, जो फाइनल हुआ है कैंडिडेट का, सावित्री मंडावी के नाम पर मोहर लगी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भानु प्रतापपुर उपचुनाव से लेकर, और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। दोनों ही पार्टियों ने जो कैंडिडेट अपने घोषित किए हैं, कल बीजेपी ने किया था और आज कांग्रेस ने कर दिया है। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, तो वहीं पे सावित्री मंडावी जिनके नाम पर कयास लगाए जा रहे थे और फाइनली उन्हीं के नाम पर अब मोहर लगी है और मैदान में उतारा है। मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। तो आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर से विधायक रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी की और भानु प्रतापपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, जिस नाम पे कयास लग रहे थे फाइनली मोहर लग गई है। हाँ, मनोज मंडावी जी के निधन के बाद से
ये चर्चा थी और जनता के बीच में भी ये चर्चा थी, कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा थी कि उनके परिवार से उनकी जो पत्नी है श्रीमती सावित्री मंडावी को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारे, जिसके लगातार प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो इस बात को, वो शिक्षक थी, शिक्षक पद से अपने इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में कूदी थी और आज कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना दावेदार प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इससे कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है और जो मनोज मंडावी के जो यहाँ फैन फॉलोइंग थी उसमें भी बहुत ज्यादा खुशी है लोगों में कि वो उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया, जिसके लेकर इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा ही दिखाई दे रहा है। अखिलेश, यहाँ पे देखना ये भी होगा क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम भी मैदान में है और अब सावित्री जो है मंडावी वो भी मैदान में है, तो क्या क्या मुद्दे लेके दोनों उतरने वाले हैं? कांग्रेस अपने 4 साल के विकास के जो मुद्दे हैं, विकास के जो दावे हैं, उसे लेकर जनता के सामने जाएगी। तो वही भाजपा ने, जब हमने भाजपा के प्रत्याशी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 32% आरक्षण, आदिवासी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण और अटल आवास, ऐसे कई मुद्दे जिसे लेकर भाजपा का कहना था कि हम जनता के सामने जाएंगे। और 4 साल में विकास कार्य नहीं हुए, इसका भी वो भाजपा ने दावा किया कि हम इसी को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। आरक्षण जो है वो मेन मुद्दा बन चुका है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और ये आरक्षण का जो मुद्दा है ये ज्यादा अभी सबसे ज्यादा गर्म है। अखिलेश, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, हमारे संवाददाता सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, सवाल यही उठता है कि जिस नाम पे कयास लगाए जा रहे थे वो नाम फाइनल हो गया है। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही सावित्री मंडावी का नाम लिया जा रहा था और उन्हीं का नाम फाइनल हो चुका है और निश्चित रूप से सहानुभूति की लहर वहां पर देखने को मिलेगी। मनोज मंडावी वहां के विधायक रहे हैं और क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। आदिवासियों के बीच जो है, आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत सारे कामकाज किए हैं जिसका फायदा सावित्री मंडावी को मिलेगा। और दूसरी ओर जो कांग्रेस की सरकार है वो लगातार काम कर रही है आदिवासियों के हित में, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा और लगातार इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि कैसे राज्य सरकार की योजनाओं को वहां पर बताना है। और दूसरी ओर आप देखिए कि ब्रह्मानंद नेताम है जो पहले भी विधायक रह चुके, पूर्व विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। देखिए दोनों फेस जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच के लोग जानते हैं दोनों फेस को, चाहे ब्रह्मानंद नेताम की बात हो या सावित्री मंडावी। हालांकि सावित्री मंडावी का जो अभी पॉलिटिकल में एंट्री कहा जाए अभी हुई है जब मनोज मंडावी का निधन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी कई कार्यक्रमों में रही है, लोगों के बीच उनका उठना बैठना रहा है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर नहीं रहा है। चूंकि वो शिक्षिका थी तो शिक्षिका के रूप में और अपने पति के साथ वो हमेशा जाया करती थी, तो लोगों में जाना पहचाना एक चेहरा तो है। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मानंद नेताम एक बार विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है लोगों के सामने कोई नया चेहरा नहीं है, उनका भी चेहरा लोग जानते पहचानते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे की लड़ाई यही है कि आरक्षण, तीसरी ओर आप देखिए कि आरक्षण भी है जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों जो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि आदिवासियों के लिए जो पिछली सरकार है 15 साल में भाजपा की सरकार, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वही भाजपा भी आरोप लगा रही है कि इस सरकार में बिलासपुर हाईकोर्ट में जो है आरक्षण का मामला जो है वो रद्द हुआ था। तो कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे तो हैं ही साथ स्थानीय मुद्दे भी हैं जिसको लेकर 2018 में चुनाव लड़ा गया था, तब के जो मनोज मंडावी हैं और भाजपा के जो देवलाल दुग्गा हैं उनकी ओर से। तो अब देखना होगा कि ये मुद्दे तो है ही हैं, इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं वो किस तरीके से है, लोगों की अपेक्षाएं क्या है, लोग किस तरीके से उम्मीद रखते हैं, किसको अपना वोट देना चाहेंगे। 5 दिसंबर को वहां पर वोटिंग होगा और 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सावित्री मंडावी के बाद, इससे पहले भी बता दें कि 15 नामों को लेकर कांग्रेस ने सर्वे कराया था, फिर 5 नाम आए, 5 नामों के बाद 2 लिस्ट जो एक पैनल बनाया गया जिसमें 2 नामों का जो पैनल है वो भेजा गया। वीरेश ठाकुर उसमें था अंत में जो नाम, लेकिन सावित्री मंडावी को ही टिकट दी गई। और निश्चित रूप से सावित्री मंडावी बहुत पहले से ही, जिस दिन से ये खबरें आई और जो है आयोग की तरफ से चुनाव डिक्लेयर हो उसके बाद से वो जो है सक्रिय हो गई थी और हमने बताया भी था कि 2 दिन पहले वो फॉर्म भी खरीद चुकी हैं। फॉर्म भी अब कांग्रेस के द्वारा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार है, सत्ता संगठन है, तो इसका फायदा
जरूर मिलता है। ये 5वां उपचुनाव है जिसमें कांग्रेस जो है सीधे तौर पर लड़ने जा रही है। उससे पहले भी हमने देखा है कि पूरी तैयारियां कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कर ली है। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाओं का फायदा कैसे मिल रहा है इसको कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा बताया जा रहा है। सौरभ, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर हम आदिवासी वोटर्स को साधने की यहाँ पे दोनों ही पार्टी कोशिश करेंगी तो जो ब्रह्मानंद नेता में उनके आदिवासी जो नेता है या संगठन है उनके बीच अच्छी पेच मानी जाती है। बिल्कुल, देखिए दोनों बराबरी हैं कहा जाए तो, चूंकि दोनों ही आदिवासी हैं और मनोज मंडावी की पत्नी हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग मनोज मंडावी को आदिवासी काम के लिए, आदिवासियों के लड़ने के लिए जाने जाते हैं। उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम काज किए हैं जिसका फायदा कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और हमारे साथ सावित्री मंडावी जी खुद जुड़ गए हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि आपके नाम पे फाइनली मोहर लग चुकी है। क्या क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव लड़ने वाली हैं? हाँ, हेलो, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं सावित्री जी? हाँ, सुन रही हूँ जी। आप सभी जानते हैं इनके निधन के बाद जो रिक्त हुआ उपचुनाव के लिए मैंने अपना इस्तीफा, शिक्षिका पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रही हूँ। तो कांग्रेस प्रत्याशी मुझे बनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि मेरे पति श्री स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहे हैं और वो लगातार सक्रिय रहे हैं काम करने के लिए। और अपने विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर, वहां के लिए तो उन्होंने बहुत ही काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जितनी भी मूलभूत सुविधा है सभी को उन्हें लगातार काम करते रहे हैं। तो उनके जो भी अधूरे काम है उनको लेकर मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। क्या क्या आपके मुद्दे होंगे कि जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? मुद्दे तो ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने इतना काम किया अपने क्षेत्र में, मैं गिना नहीं सकती इनके काम को, लेकिन जाके देखूंगी जो भी इनके अधूरे काम है उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सबको पूरा करने की कोशिश करूंगी मैं। लेकिन कल जिस तरीके से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, तो आपके अपोजिट अगर बात करें तो ब्रह्मानंद नेता में जो कि विधायक भी रह चुके हैं। हाँ जी। तो देखो उनका भी कार्यकाल देखी हूँ मैंने। उस समय जब मेरे पति, उस समय टिकट नहीं दिया गया तो इन्होंने निर्दलीय लड़ा था, तो उस समय भी ये निर्दलीय सेकंड पोजीशन में आए थे और ज्यादा अंतर से नहीं जीते थे, बहुत कम अंतर से हारे थे। तो उनका भी कार्यकाल भैया का देखी हूं मैं, तो ज्यादा मेरे को परेशानी कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक तरफ यह है कि आरक्षण का मुद्दा जो है वो भी गरमाया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। और ये चीज भी देखने में आती है कि ब्रह्मानंद नेताम जो हैं, जो कि आपके ऑपोजिट हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके नाम पे मोहर लगी है, उनके आदिवासी जो संगठन है उनके बीच काफी अच्छी पैठ मानी जाती है। हाँ, ये भी आदिवासी नेता के लिए नेता रहे हैं स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी। वो तो जनता के पूरे है, आदिवासियों के हित के बारे में ही सोचते थे, पूरा आदिवासियों के उनके हित कैसा, उनका हर क्षेत्र में उनके बारे में सोचते थे। ये भी एक पूरे क्षेत्र में इनका आदिवासी नेता के नाम से पूरा सबको मालूम है। लेकिन आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका हम देखें बैकग्राउंड या तो काफी उनका एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिकल करियर जो है वो एक अलग तरीके से रहा है, और आप बिल्कुल नहीं, तो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगी कि आपको वही प्यार मिल सके? हाँ, देखिए ये कम से कम इनको 24 साल हो गए अपने क्षेत्र में रहते, तो जनता के लिए इन्होंने इतना काम किया कि आपको बता नहीं सकती। तो जनता का इतना प्यार मिल रहा है मेरे को, सभी लोगों का, पूरे क्षेत्र भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनका पूरा विश्वास मुझ पर है। तो पूरे मेरे को उम्मीद है कि पूरा जनता मुझको अपना वो आशीर्वाद प्रदान करेंगी। बिल्कुल। और अगर आप जीतती हैं यहाँ से उपचुनाव में, अगर आप फिर से यहाँ पे जीतती हैं तो क्या करेंगी आगे फिर जनता के लिए? पूरे जनता के लिए जो उनके काम है, जो इनके सपने जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। जनता के बीच जाऊंगी, उनके जो भी समस्या होगो उनको हल करने का भरपूर प्रयास करूंगी मैं। आदिवासी सर समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे, उसके लिए आप क्या कहेंगे उस पर? हाँ, देखिए मैं भी एक आदिवासी बेटी हूँ, बहू हूँ, और मैं भी उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगी और उनका वो भी भरपूर मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो किस तरीके से आप जनता के बीच जाने वाली हैं, क्योंकि आपके नाम पे कयास पहले से लग रहे थे, फाइनल मतलब नाम
कल नामांकन होना है और आज आपका जो नाम है वो फाइनल हुआ है। जी जी जी। तो जनता के बीच बुरा, मैं बोली ना आपको कि मतलब इतने 24 साल तक वहाँ सक्रिय रहे हैं, तो पूरे जनता, पूरे लोग, कार्यकर्ता जो है इनको एक एक नाम सहित पूरे गांव में इनके पूरे अच्छी तरह से जानते हैं, तो मेरे को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कल आप नामांकन करने जा रही हैं, तो कितने बजे नामांकन फॉर्म जो है वो आप भरने वाली हैं और आपके साथ कौन कौन शामिल रहने वाला है? पूरे हमारी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, सभी मेरे विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता रहेगी मेरे साथ। और इसके अलावा कौन शामिल होगा? अगर हम पार्टी से बात करें बड़े नेताओं की, तो पार्टी के सभी बड़े नेता आएंगे, जितने भी बड़े नेता है हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी, जितने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब पूरे सभी लोग आएंगे। ठीक है, तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बता दें कि फाइनली भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस ने भी अपने नाम का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि सावित्री मंडावी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और कल वो नामांकन दाखिल करेंगी। और जिस तरीके से अभी उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जो काम छूटे हैं, अगर वो इस सीट पर जीतकर आती हैं तो अधूरे कामों को वो पूरा करेंगी और वो लेके वो जनता के बीच जाएंगी। तो नामांकन से नतीजे तक का पूरा कवरेज IBC 24 पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि फाइनली अब दोनों ही पार्टियों ने अपने जो कैंडिडेट हैं उनकी घोषणा कर दी है, तो क्या क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जाएंगे, चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, बिल्कुल अब दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा आदिवासी समाज ने भी 46 नामांकन यहाँ पर रखे हैं, तो आदिवासी समाज भी अपने प्रत्याशी यहाँ पर खड़ रहा है। आपके प्रत्याशी भी यहाँ पर खड़े होंगे, तो बिल्कुल अब चुनावी मैदान पूरी तरह से सज कर तैयार हो गया। जैसे आपने चुनावी मुद्दों की बात की, तो अभी हम सावित्री नेताम से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उन अधूरे काम को वो पूरा करेंगी, लोगों को साथ में लेकर जाएंगी, आदिवासियों के हितों में काम करेगी। वहीं जब हमारी कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत हुई थी, तो उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आदिवासी आरक्षण में कटौती का जो एक मुद्दा है वो लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके अलावा जो प्रदेश सरकार के 4 साल के जो कार्यकाल की जो नाकामी है उसको जन जन तक पहुंचाएगी और 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह के उनके कार्यकाल में जो 15 साल में जो विकास के काम हुए हैं उसको लेकर जाएगी। तो ये मुख्य तरह से चुनावी मुद्दा होगा। मगर मुख्य मुद्दे की अगर बात करें तो आदिवासी हितों को लेकर कौन सी पार्टी ने कितना काम किया है ये लेकर आज चुनावी मैदान में उतरेंगे। कल नामांकन दाखिल करना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष सहित, वो नामांकन में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करने का समय डिसाइड हुआ है। इसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, वो भी सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे, कांकेर में नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, वो तमाम सभी नेता कल वहां पर इकट्ठा होंगे और उनकी उपस्थिति पे कल नामांकन दाखिल किया जाएगा। एक तरह से नामांकन दाखिल करने के जरिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कल वहां पर अपनी ताकत दिखाएंगी, शक्ति दिखाएंगी वहां पर। और ये भी पता चला है कि चारामा में कल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको सभी वरिष्ठ नेता जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत तमाम जितने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो पूरी तरह से माहौल अब भानु प्रतापपुर में तैयार हो चुका है। दोनों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब कल नामांकन के बाद प्रचार प्रसार का भी वहां पर जोर पकड़ लेगा। जी बिल्कुल। तो अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए भानु प्रतापपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आदिवासी सर समाज जो है उसने भी अपने प्रत्याशी के नाम, अपना प्रत्याशी जो है उसको मैदान में उतारा है, तो किस तरीके से जो दोनों कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, अपने वोटर्स को
साधेंगे, अपने वोटर्स को लुभाएंगे? जो मोर्चा है उन्होंने हर गांव से एक कैंडिडेट उतारने की तैयारी की है, जिसको कल भी उन्होंने फॉर्म खरीदा था, परसों भी फॉर्म खरीदा है, पर अभी नामांकन जमा नहीं किया है। और यदि उनको नामांकन जमा करते हैं सब, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आदिवासी जो है वो बहुल क्षेत्र है ये, उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ का जो माहौल है उसमें 32% आरक्षण को लेकर गरमाया हुआ है। कल ही आदिवासी समाज के द्वारा जिले में अचानकता के कारण जिले के बाहर नाकेबंदी भी की थी, आर्थिक नाकेबंदी की गई इसके विरोध में, और लगातार आदिवासी जो है आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे हैं। और आज वो अब लगातार नामांकन भी खरीद रहे हैं, कल भी नामांकन खरीदे थे, परसों भी। और यदि वो चुनाव लड़ते हैं, कैंडिडेट मैदान में उतरते हैं, तो ये दोनों ही पार्टियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सौरभ का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि लगातार हम जिस तरीके से इसे देख रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, तो क्या यहाँ पे भी वो अहम मुद्दा साबित हो सकता है चुनाव के टाइम पे? बिल्कुल, देखिए आरक्षण का मुद्दा ही सबसे प्रमुख मुद्दा है वहां पर, और जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा दोनों जो है एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तत्कालीन रमन सरकार भाजपा सरकार में इस मुद्दे का जो है समाधान नहीं किया गया, तो वही भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार में जो है आदिवासियों का जो आरक्षण है वो छीना गया। कुल मिलाकर अब जो वहां पर जो वोटर्स हैं वो 70% लगभग वोटर वो आदिवासी हैं भानु प्रतापपुर में। निश्चित रूप से कि सेमीफाइनल की तरह होगा जो 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव है, उससे पहले कहीं ना कहीं ये इंगेट करेंगे कि किस तरीके से कौन सी पार्टी आने वाले दिनों पर जीतने वाली है। लेकिन जो अभी तक ट्रेंड देखने को मिला है, 2018 के बाद जो है 4 उपचुनाव हुए हैं, चारों उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और लगातार जो भाजपा हार रही है। भाजपा की हार जो है पिछले 2018 से कहीं ना कहीं ज्यादा ही वोटों से हुई है। तो अब तो इस समय देखना होगा, चूंकि बहुत सारे मुद्दे जिस पर जो आक्रामकता जो ये देखने को मिली है, भाजपा में भी कई सारे चेहरे बदले गए, नेता प्रतिपक्ष बदले गए। बिल्कुल सौरभ, तो कह सकते हैं कि मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। और इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।